सो फ्रेंड्स, आज बात करते हैं हम शॉर्ट सेलिंग की। शॉर्ट सेलिंग के कंसेप्ट बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि शॉर्ट सेलिंग क्या होती है, कैसे की जाती है, होता क्या है। सो शॉर्ट सेलिंग एक सिंपल कंसेप्ट है। जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग में प्रॉफिट कमाने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। यू हैव टू बाय एनीथिंग एट लोअर कॉस्ट प्राइस एंड सेल इट एट हायर सेल प्राइस। आप किसी भी चीज़ को खरीद के लाएंगे तो उसे आपको कम प्राइस में खरीदना है और ज़्यादा प्राइस में सेल आउट करना है। अगर आप कम प्राइस में खरीदते और ज़्यादा में बेचते तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन प्रॉफिट के फॉर्मूले में ये कहीं पर भी मेंशन नहीं होता है कि खरीदना पहले है या बेचना पहले। हमें हमेशा ये बात का ध्यान रखना पड़ता है कि हमें खरीदना कम प्राइस पर है और बेचना ज़्यादा प्राइस पर। जैसे कि मैं बचपन में करता था, कई बार मैं पेन लेकर आता था और अपने दोस्तों को पेन दिखाता था कि ये मैं पेन लेकर आया हूँ। जब मेरे दोस्त उस पेन से खुश हो जाते थे कि हाँ ये पेन अच्छा है, तो मुझसे कहते थे कि हमें भी ये पेन खरीदना है। तब मैं उनसे कहता था कि ठीक है, मैं आपके लिए पेन लेके आऊँगा। सो अगर पेन 10 रुपये का होता था तो मैं अपने दोस्तों को कहता था कि 20 रुपये का पेन है। मेरे दोस्त मुझे उस समय 20 रुपये देते थे। यहाँ पर मैंने 20 रुपये ले लिए, लेकिन मैंने पेन की डिलीवरी नहीं करी है। अब मैं घर जाकर 10 रुपये में वो पेन खरीद के लाता था और दूसरे दिन अपने फ्रेंड्स को वो पेन दे देता था। इस सिनेरियो में मैंने 20 रुपये में पहले पेन को बेचा था और बाद में मैंने 10 रुपये में खरीदा था उसको। इस पूरी प्रोसेस में मेरे पास में पेन नहीं था शुरुआत में। मैंने 20 रुपये में बेचा और 10 रुपये में जाके खरीद लिया। अब अगर प्रॉफिट का फॉर्मूला देखा है तो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। मेरी सेलिंग प्राइस थी 20 रुपये, मेरी कॉस्ट प्राइस थी 10 रुपये और 10 रुपये का मुझे प्रॉफिट हुआ। शॉर्ट सेलिंग में कुछ इसी तरीके से हम प्रॉफिट कमाते हैं। स्टॉक मार्केट में जब हमें दिखता है कि कोई स्टॉक है और उस स्टॉक की कुछ न्यूज़ नेगेटिव आई है, नेगेटिव न्यूज़ के कारण उस स्टॉक के प्राइस नीचे गिर सकते हैं। अब इस गिरते हुए प्राइस का फ़ायदा कैसे उठाया जाए? तो गिरते हुए प्राइस का फ़ायदा उठाने के लिए हम शॉर्ट सेलिंग का सहारा लेते हैं। शॉर्ट सेलिंग में हमारे पास में शेयर्स ना होते हुए भी हम उसे सेल कर देते हैं। हमें सिर्फ एक सेल का ऑर्डर देना होता है और वो ऑर्डर के कारण हमारे शेयर्स सेल हो जाते हैं। हमारा डीमैट अकाउंट नेगेटिव शो करने लगता है। अब जैसे ही शेयर का प्राइस डाउन हो जाता है तब हम उसे लोअर प्राइस पर बाय बैक कर लेते हैं। तो जैसे हम उसे शेयर को लोअर प्राइस पर बाय करेंगे तो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा कि बाय एट दिस प्राइस एंड सोल्ड एट दिस प्राइस। तो हमारा बाय प्राइस कम रहता है और शेयर का सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो जाता है। इस तरीके से हम गिरते हुए मार्केट में भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा लेते हैं। अभी शॉर्ट सेलिंग कर कैसे पा रहे हैं? हमारे पास में शेयर्स तो है नहीं, फिर भी हम उसे सेल कैसे कर पा रहे हैं? तो इसके पीछे एक कंसेप्ट है, वो होता है T+2 डे का ट्रेडिंग साइकिल, सेटलमेंट ट्रेडिंग साइकिल। जब भी सेटलमेंट होता है स्टॉक एक्सचेंज में तो T+2 डे पे सेटलमेंट होता है। अगर हमने मंडे को कोई ट्रेड की है तो उस ट्रेड का सेटलमेंट मंडे के बाद ट्यूसडे, वेंसडे को जाकर होगा। सो ये T+2 डे पे हो जाता है। वेंसडे को सेटलमेंट में एक्सचेंज जिस बंदे ने शेयर बाय किया है उससे पैसे ले लेता है और जिस बंदे ने शेयर सेल किया है उससे शेयर्स ले लेता है, और जिस बंदे ने शेयर सेल किया था उसे पैसे दे देता है और जिस बंदे ने शेयर बाय किया था उसे शेयर्स दे देता है। सो इस तरीके से T+2 डे में ये साइकिल कंप्लीट होती है सेटलमेंट की। ये साइकिल के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये साइकिल भी काफ़ी बड़ी होती है। इस साइकिल में काफ़ी प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। क्यों T+2 डे ही लगते हैं, अभी T+2 डे है, पहले कितना टाइम लगता था, ये सारी चीज़ें हम दूसरे चैप्टर में कवर करते हैं। सो हमने जैसे देखा कि T+2 डे में सेटलमेंट होता था। तो अगर हमने आज कोई शेयर बेचा है तो हमें उसकी डिलीवरी देना पड़ेगी वेंसडे को। मतलब आज अगर मंडे है, टी डे है, तो हमें उसकी डिलीवरी देना पड़ेगी T+2 डे को। तो हमारे पास में आज के दिन का टाइम है उस शेयर को कम प्राइस पर अरेंज करने का, क्योंकि T+2 डे पर जब मैंने कोई शेयर आज सेल आउट किया था तो एक्सचेंज मेरे पास आएगा मुझसे वो शेयर लेने। तो मेरे पास में T+2 डे पर वो शेयर कहीं ना कहीं से अरेंज होना चाहिए। सो अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास में T+2 डे पर वो शेयर दिखे तो मुझे उसे आज ही खरीदना भी पड़ेगा। सो शॉर्ट सेलिंग जब हम करते हैं तो उसमें इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि हम अगर कोई शेयर शॉर्ट सेल करते हैं तो हमें उसे उसी दिन वापस से बाय करना पड़ेगा। अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो अगर हम शॉर्ट सेलिंग में शेयर सेल कर देते हैं लेकिन हम उसे बाय नहीं करते हैं तो उस केस में, जैसे कि हमने मार्केट टाइमिंग्स में देखा था, पोस्ट क्लोजिंग सेशन हमारी हेल्प करता है। पोस्ट क्लोजिंग सेशन में आपको एक आखिरी चांस मिलता है कि आप आपकी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। अगर उस पोजीशन में भी आप अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं कर पाए तब हमारे यहाँ पर एक ऑप्शन बचता है जो होती है ऑप्शन प्रोसेस। ऑप्शन प्रोसेस जो है वो T+2 डे पर 2 बजे स्टार्ट होती है। तो ऑप्शन प्रोसेस देखते हैं। अब क्या होता है, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मैंने एक शेयर था जो कि 100 रुपये में शॉर्ट सेल किया था। मेरा एक्सपेक्टेशन था कि ये शेयर का प्राइस नीचे आ जाएगा। डे एंड होते होते तक अगर शेयर का प्राइस 90 आ गया तो मैं वहाँ पर उसे बाय कर लूँगा। इस तरीके से मेरे शेयर की बाइंग प्राइस हो जाएगी 90 रुपीज़ और सेलिंग प्राइस हो जाएगी
₹100, तो मुझे ₹10 का प्रॉफिट मिल जाएगा। अब नॉर्मल डे में अगर हम बात करें तो मैंने जिस इंसान से शेयर बाय किया था और जिस इंसान को शेयर सेल किया था, इन दोनों का सेटलमेंट, क्योंकि मैंने आज मंडे को ट्रेड किया है तो वेंसडे को होने वाला है। तो एक्सचेंज वेंसडे को क्या करेगा, मैंने जिससे बाय किया था उससे पहले शेयर लेकर आएगा, मुझे देगा, उसके बाद मुझसे शेयर ले जाकर मैंने जिसे शॉर्ट सेल किया था उसे दे देगा। तो इस तरीके से इस पूरी प्रोसेस में कहीं भी पता नहीं चलता है कि मैंने शेयर ना होते हुए भी सेल कर दिया था, क्योंकि T+2 डे पर जिस दिन मुझे शेयर देना है मेरे पास किसी ना किसी के पास से शेयर आ जाएगा। तो ये प्रोसेस शॉर्ट सेलिंग की नॉर्मल प्रोसेस होती है। लेकिन अब इसी एग्जांपल को देखते हैं कि मैंने अगर ₹100 में कोई शेयर शॉर्ट सेल किया था, लेकिन इवनिंग होते होते तक उस शेयर का प्राइस 102 के आसपास ही चलता रहा। तब ऐसे टाइम पर मैं सोचूंगा कि मैं अगर अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करता हूं, अगर मैं शेयर बाय करता हूं तो मेरी बाइंग प्राइस 102 हो जाएगी और मुझे ₹2 का लॉस हो रहा होगा। तो इस लॉस से बचने के लिए मैं अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं करता। अब मैंने अगर अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं किया तो 2 दिन बाद मैंने जिस बंदे को ये शेयर सेल आउट किए थे उसे मुझे शेयर्स देना होंगे। अब ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सचेंज की होती है। एक्सचेंज एक इंटरमीडिएट की तरह काम करता है बायर और सेलर के बीच में, और ये काउंटर पार्टी रिस्क को भी मैनेज करता है। काउंटर पार्टी रिस्क मीन्स ना बायर सेलर को जानता है ना सेलर बायर को। तो ऐसे में इन दोनों के बीच में आने वाला रिस्क कि सेलर जब शेयर सेल करेगा तो उसे पैसे मिल जाए और बायर जब शेयर बाय करेगा तो उसे शेयर्स मिल जाए, इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सचेंज की होती है। सो अब अगर मैंने शॉर्ट सेल किया है तो मतलब किसी ना किसी ने बाय किया होगा। T+2 डे पर एक्सचेंज को उसे शेयर्स देना होंगे और उससे पैसे लेकर मुझे पैसे देना होंगे। लेकिन क्योंकि मैंने शॉर्ट सेल तो किया था लेकिन बाय नहीं किया, तो T+2 डे पर मेरे पास में शेयर आएगा नहीं, लेकिन मेरे पास से जाना ज़रूर है। सो जब T+2 डे आएगा तो एक्सचेंज को ये पता चलेगा कि मेरे पास में जो शेयर था वो मैंने बाय ही नहीं किया। अब एक्सचेंज को बायर को तो शेयर देना है क्योंकि बायर के पास से फंड्स तो आने वाला है, लेकिन मेरे पास में शेयर्स नहीं है। ऐसे केस में एक्सचेंज ऑक्शन विंडो ओपन करवाता है। ये ऑक्शन विंडो T+2 डे पे 2 बजे ओपन हो जाती है और 2:45 तक ओपन रहती है। इस ऑक्शन प्रोसेस में ब्रोकर्स या FIIs पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ब्रोकर्स को इसे टाइम पर बताया जाता है कि एक्सचेंज को शेयर्स की ज़रूरत है। जो शेयर मैंने शॉर्ट सेल किया था उस शेयर की रिक्वायरमेंट एक्सचेंज को है। अब ब्रोकर्स क्योंकि ये जानते हैं कि एक्सचेंज ने ऑक्शन विंडो ओपन करी है तो एक्सचेंज को कहीं ना कहीं ये शेयर्स की ज़रूरत है। अब अगर मान लीजिए करंट प्राइस 2 दिन बाद चल रहा है 110, तो ब्रोकर्स कोशिश यही करेंगे कि वो 110 से हायर प्राइस पे बिड करें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस पर सेल करके इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सके। तो 2 से 2:45 के बीच में सारे ब्रोकर्स अपनी अपनी बिड लगाएंगे। एक्सचेंज 2:45 पर अपनी विंडो क्लोज करेगा और उस टाइम पर ये चेक करता है कि आए हुई बिड्स पर बिड प्राइस में से सबसे कम बिड प्राइस कौन सी है। उस बिड प्राइस पर वो शेयर को परचेस कर लेता है ब्रोकर से और जो बायर है उसे शेयर्स दे देता है। अब मान लीजिए बायर ने तो उस टाइम पे ₹100 में शेयर खरीदा था और अभी एक्सचेंज ने जो ऑक्शन विंडो में शेयर खरीदा है वो 111 पे खरीदा है। तो ये जो ₹11 का डिफिशिएट है, ये ₹11 एज अ पेनल्टी शॉर्ट सेलर को पे करना पड़ता है। केवल यही नहीं, ₹111 जिस प्राइस पर वो शेयर खरीद के लाया था उस प्राइस का 20% पेनल्टी भी उस शॉर्ट सेलर को पे करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ₹2 का लॉस बचाने के चक्कर में उस शॉर्ट सेलर को हेवी अमाउंट पे कर जाना पड़ जाता है। सो ऑक्शन प्रोसेस में अगर आप चले जाते हैं तो आपकी पेनल्टी काफ़ी हाई हो सकती है। इस तरीके से ऑक्शन का सेटलमेंट होता है। ऑक्शन का सेटलमेंट होने में T+5 डेज लग जाते हैं। अब एक इसमें रीज़न ये भी आ सकता है, एक चीज़ ये भी आ सकती है कि मान लीजिए मैंने ऑक्शन विंडो तो ओपन करी एक्सचेंज ने, लेकिन ऑक्शन विंडो में भी उसे वो शेयर नहीं मिला। हालांकि ये रियलिस्टिक कंडीशन होती है, पर फिर भी पॉसिबिलिटी है कि ऑक्शन विंडो ओपन करने के बाद भी एक्सचेंज को वो शेयर अवेलेबल नहीं हुआ। ऐसे केस में पास्ट 2 डेज में जो भी उस शेयर का हाईएस्ट प्राइस होता है, भले ही वो एक बार ट्रेड हुआ हो, लेकिन जो भी हाईएस्ट प्राइस गया है उस हाईएस्ट प्राइस का अमाउंट बायर्स को लौटा दिया जाता है और ये एक्स्ट्रा अमाउंट फिर से शॉर्ट सेलर से एज अ पेनल्टी लिया जाता है और इस हाईएस्ट अमाउंट का 20% भी शॉर्ट सेलर को पे करना पड़ेगा। तो इस तरीके से अगर आप शॉर्ट सेल करते हैं और उसे अगर उसी दिन में स्क्वायर ऑफ नहीं करते हैं तो आपके ऊपर ऑक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी और उस ऑक्शन प्रोसेस की सारी पेनल्टीज आपको पे करना पड़ जाएगी।
सो हम शॉर्ट सेलिंग जो करते हैं वो कैश मार्केट में जब करते हैं तो हमें विद इन अ डे उसको स्क्वायर ऑफ करना पड़ता है, हम उसे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर शेयर्स का लेन देन होता है। जब बायर ने बाय किया था तो T+2 डे के बाद उसे शेयर ही देना होगा, उसके बदले हम कुछ नहीं दे सकते। तो इस केस में हमें शॉर्ट सेल कर किया है अगर हमने, तो हमें शेयर बाय करके उसे अरेंज करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर हम डेरिवेटिव्स के केस की बात करें तो डेरिवेटिव्स में हमारा सेटलमेंट कैश टू कैश ही होता है। अगर लास्ट डे है कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी की तो हमारे पास से या तो कैश जाता है या तो हमारे पास कैश आता है। यहाँ पर शेयर्स का सेटलमेंट नहीं होता है, और जहाँ शेयर का सेटलमेंट नहीं हुआ वहाँ पर हमें शॉर्ट सेलिंग करना अलाउ हो जाएगा, क्योंकि शॉर्ट सेलिंग में हम पहले शेयर को सेल कर देते हैं और बाद में बाय करते हैं। अब शॉर्ट सेलिंग में अगर हमने शेयर सेल किया और बाद में हम उस शेयर को अरेंज ना कर पाए तो हमें पेनल्टी लगेगी। लेकिन डेरिवेटिव्स में हमें आखिरी में शेयर देना ही नहीं होता है, हमें सिर्फ अमाउंट देना होता है। सो अमाउंट के ट्रांजैक्शन के कारण यहाँ पर हम शॉर्ट सेलिंग को कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं जब तक कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर ना हो जाए। सो आज के वीडियो में हमने देखा कि शॉर्ट सेलिंग हम लोग कैसे की जाती है, शॉर्ट सेलिंग करने के क्या पॉइंट्स है, शॉर्ट सेलिंग करते टाइम किन बातों का ध्यान रखें। जैसे कि शॉर्ट सेल करा है अगर आपने तो उसको इंट्राडे में स्क्वायर ऑफ करना ज़रूरी है कैश मार्केट में, जबकि डेरिवेटिव मार्केट में आप शॉर्ट सेल की हुई पोजीशन को आगे कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम इंडेक्स क्या होता है। थैंक यू।